दोस्तों, आज पेश है ठग उस्ताद ठेंगा प्रसाद। ये एक और चित्र है। ठगनगरी के राजा ठगराज का एक पुत्र था। नाम था उसका ठेंगा प्रसाद। बहुत ही सुंदर, सुलौना व बुद्धिमान था, किंतु पिता की नज़रों में वह बेहद निकम्मा, नालायक और बेवकूफ़ था। बेवकूफ़, निकम्मे, नालायक पूरे 22 वर्ष हो गए तुम, मगर अभी तक अपनी ज़िंदगी में ठगी का एक भी कारनामा करने नहीं दिखाया। इसलिए आज से हम तुम्हें किसी कन्या से तुम्हारी शादी की बात भी नहीं चलाई। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। शर्माइए मत पिताजी, क्योंकि न कोई बेवकूफ़ हूँ, न ही कोई निकम्मा, न ही नालायक, न ही किसी को ठगने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या? चलाइए मत पिताजी, भोले वाले लोगों को ठगना कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, हमें किसी को ठगने की क्या आवश्यकता है। नालायक, हमारा पैसोनी खानदान की धंधा ठगी है, और तू कहता है लोगों को ठगना कोई अच्छी बात नहीं है। निकल जा, दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। और जब तक मेरे सामने नहीं आना, जब तक कोई ठगी का कारनामा कर दिखाने का तेरा कारनामा तो दिखाने का सेहरा अपने सिर पर ना बांध ले, तो फिर मैं किसी दिन आपको ठगूंगा पिताजी। और किसी लल्लू पंजू को ठगना मेरी शान के खिलाफ है। आखिर मैं राजकुमार हूँ ठगनगरी का। आई और राजकुमार ठेंगा प्रसाद अपनी बात कहकर राजमहल छोड़कर चलता बना, किंतु जाते जाते अपने पिताजी के रगों में दौड़ने वाले ठगों के राजवंशी खून में उबाल पैदा कर गया। यह क्या, मेरा ही छोकरा मुझे चुनौती देकर चला गया। मुझे ठगना कोई हंसी खेल नहीं है। ठगनगरी का राजा आखिर यूं ही नहीं हूँ मैं। और बात उन दिनों की है जब ठगों अपने अपने अलग ही समुदाय हुआ करता था। एक जाति विशेष के रूप में अलग अलग उनकी बस्तियाँ अन्य सामान्य लोगों से अलग अलग हुआ करती थी। उनका अपना अलग मुखिया, सरदार, राजा हुआ करता था। ऐसी ही नगर था ठगनगरी, जहाँ भंगी से लेकर राजा तक सब ठग और कला कौशल में एक से एक बढ़कर थे। राजा ठगराज को था उस्तादों का उस्ताद। अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में उसके ठगी के एक से एक बढ़कर कारगुजारी द्वारा बेशुमार दौलत इकट्ठी करके ठगनगरी के राजा खजाने में जमा कर रखी थी। राजकुमार ठेंगा प्रसाद ने राजमहल से निकल देने के बाद एक दिन राजा ठगराज ने अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री की, महाराज की जय हो। सेवक के लिए क्या हुक्म है अंधता? हमने ठगी की विद्या के महामूर्ख अपने कुपुत्र ठेंगा प्रसाद को राजमहल से निकाल दिया है महामंत्री। जब समस्या यह है कि हमारे बाद ठगनगरी का राजा कौन बनेगा। हमारा एक ही तो बेटा था, वह भी महानालायक निकला। समस्या का अत्यंत जटिल है महाराज, लेकिन हमने एक जटिल समस्या का भी हल सोच लिया है। आप ठगनगरी में डंडोरा पिटवा दीजिए कि जो नौजवान हमें ठग लेगा, उसी से हम अपना राजपाट सौंप देंगे, और जो ठगने का प्रयास में असफल पकड़ा गया जाएगा, उसका छह धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और अगले दिन सुनो ठगनगरी में सभी लोग और लुगाई अपने अपने बेटों और या जवाई को किस्मत आजमाने के लिए ठगनगरी के महाराज धीराज ठगराज का पैगाम आप सबके नाम है। डम 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 डम। जो नौजवान महाराज धीराज
ठगराज को ठग लेगा उसे ठगनगरी का राजा बना दिया जाएगा, किंतु जो ठगने में सफल पकड़ा जाएगा उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और उस समय ठगनगरी में मुनादी चल रही थी। उसी समय राजमहल में एक गोपनीय कक्ष में अपनी माँ के आश्रय में मज़े से लेटा राजकुमार ठेंगा प्रसाद वह था जो आखिर ठग शिरोमणि का बेटा बाप से बाप ही निकल गया और चुपके से एक नौकरानी के वेश धारण करके सभी पहरेदार को चल गया और आकर छिप गया अपनी प्यारी माँ ममतामयी छाँव में। और जब माँ ने आकर अपने बेटे को बाप द्वारा की मुनादी के बारे में बताया तो बेफिक्र रहो माँ, ठगनगरी में राजपाट तुम्हारे बेटे के सिवाय किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। मुझे यकीन है बेटे, इसलिए ठगी के इस काम आने वाली हर दुरुस्त चीज़ मैंने तेरे प्रबंध करवा दिया है। तू ठगनगरी में समरवती जंगल में छिपने रहने का ठिकाना तलाश कर लिया है। ज़्यादा समय तक तेरा महल में रहना ठीक नहीं है। तेरे पिता ने तुझे महल में देख लिया तो तेरे साथ साथ मुझे भी सूली पर चढ़वा देंगे। उनका क्रोध तू जानता ही है। हाँ माँ, यह थैली रख और इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं और एक गठरी में भांति भांति के पोशाकी के रूप बदलने का सामान। मगर बेटे, किसी गरीब को न सताना और ठगनगरी में किसी पर दिवंत ठग को छोड़ना भी नहीं। याद रख, एक दिन तू अपने पिता को भी ठग कर तुझे यह दिखाना है तू ठगनगरी का राजपाट का असली हकदार है। और अगले दिन जब रोज की तरह राजा धोबी धुले कपड़े लेकर मैले कपड़े लेने राजमहल में आया तो धोबी बेचारे महल के अंदर कपड़े लेता ही रह गया और बाहर निकलकर ठेंगा प्रसाद धोबी के गधे पर अपनी पीठ पर अपनी गठरी ला दी और फिर गया ठगनगरी की सीमा में एक जंगल में। हाँ, कितना शांतिपूर्ण स्थान है। अब थोड़े देर सुस्ता लेना चाहिए। यह पेड़ दुर्मट ठीक रहेगा आराम करने के लिए। अब मुझे तेरे चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछ लगा लेनी चाहिए। आई ये आवाज़ कैसी? और कुछ ही दूर एक सेठ अपने घोड़े को बुरी तरह पीट रहा था। घोड़े की पीठ से बंधे हुए कई संदूक। कमबख्त जब देखो अड़िल टट्टू की तरह खड़ा हो जाता है। चल, मैं कहता हूँ चल। और फिर ऐसा जालिम है यह नगर सेठ, इसे मरीज से घोड़े को मुक्त दिलानी चाहिए। मगर पहले मुझे स्वर्ण मुद्राएं और अंटी में रखकर थैले को उस तने के ठोकर में डाल दूँ। जरूरत पड़ने पर निकाला जाएगा। और यह कपड़ों की गठरी इस पेड़ के ऊपर छिपानी देनी ठीक है। और फिर अपना गधा साथ लिए ठेंगा प्रसाद ठगनगरी के नगर सेठ सुटंगदास के पास पहुंचा। तभी, अरे ओ गधे वाले, पानी है तेरे पास? बहुत प्यास लगी है। पानी मेरे पास ही तालाब है, वहीं जाकर पियाओ।
ठीक है भैया, तुम ज़रा मेरे घोड़े का ध्यान रखना, बड़ा अड़ियल है, एक कदम भी आगे बढ़ा कर नहीं दे रहा। जब तक आप जब तक थोड़ी देर सुस्ता नहीं लूँगा, आगे नहीं बढ़ेगा। कि बेफिक्र होकर रहो सेठ, घोड़े का पूरा पूरा ख्याल रखूँगा। कम वक्त जरूर पास किसी राज्य से तगड़ी ठगी का दाव मार कर लौटा रहा होगा, काफ़ी माल होगा इसके पास। और उधर ठगनगरी के राजमहल में हंगामा मचा हुआ था। राजा ठगराज अपना बाल नोचते हुए चिल्लाए रहा था, क्या बकते हो? कोई पहरेदार की आंख बचाकर महल के कैसे घुस सकता है? धोबी बनकर तुम्हारा गधा ले जाने और को किसी को क्या फायदा? यह तो पता नहीं, लेकिन वह जमीन पर कुछ लिखा भी है महाराज। और महल की जमीन पर लिखा है, यह देखने के लिए राजा ठगराज उस स्थान पर पहुंचा जहां धोबी ने अपना गधा खड़ा किया था। और आई महामंत्री, सावधान महाराज, आपके नगर में आ गया है ठगों का शिरोमणि गुरु घंटा। महामंत्री, धोबी को नए गधे के लिए मुद्राएं दे दो और सेनापति तुम्हें तलाश करो इस गुरु घंटाल की। और जब ठगनगरी का नगर सेठ सुगमदास पानी पीकर लौटा, आई मेरा घोड़ा, मेरा धन, भरे संदूक, वह गधा वाला। तभी, ए बूढ़े, तूने इस तरफ किसी मरियल से घोड़े पर 3 संदूक लादे किसी व्यक्ति को जाते देखा है? ए बूढ़े, अगर देखा है तो जल्दी बता। उस बूढ़े के संदूकों में चोरी का माल है, मैं उसी की तलाश में इस तरफ आया हूँ। कमबख्त, घोड़ा रास्ते में एक शेर के हमले में जख्मी हो गया होता तो अब तक मैं उसे पकड़ लेता। चोरी का माल, मगर घोड़े वाले ने तो वह 3 संदूकों का माल सुंदरगढ़ के एक व्यापारी दीनानाथ से खरीदा था। तुम्हें कैसे पता? मुझे उस बूढ़े ने बताया था, वह उस तरफ गया है। बेवकूफ़ खुसट, सुंदरगढ़ से ही तलाश में आ रहा हूँ। वह व्यापारी दीनानाथ चोर का माल खरीदता था। इस बार उसे माल बेचने वाला चोर भी पकड़ा गया, और वह भी। और अब बारी है उस कमबख्त मरील घोड़े वाले बूढ़े की, वह भी कहाँ जाएगा बचकर। बाप रे, मैं तो खिसक लूँ। कोतवाल के तेवर बहुत टेढ़े हैं, मगर मैं बर्बाद हो गया। हाय, वो लफंगा का देव वाला कहाँ गया? हाय, अब पैदल जाना पड़ेगा ठगनगरी तक। ठीक है, तुम जाओ, मैं चलता हूँ कोतवाल जी, मुझे तो बहुत जरूरी काम है। और ठगनगरी का बूढ़ा नगर सेठ सुगमदास कुछ ही आगे गया था कि उफ, मेरा घोड़ा घास चरने हुए, मगर सारे संदूक कहाँ गए? और घोड़े पर क्या लिखा क्या है? नगर सेठ सुगमदास के ठग शिरोमणि गुरु घंटाल का प्रणाम। और इसी के साथ, और ठीक उसी समय गाड़ी के पीछे ठगनगरी के 2 धुर ठग, गुरु प्रसाद और चेला राम, जो थे गुरु और चेला। गुरु, देखा कुछ? देखा। लड़के ने नगर सेठ को उल्लू बनाया।
हमें हमें इसे उल्लू बनाएंगे। आजा जरा प्यार से बातें, आजा जरा प्यार भरी बातें तो करें इससे। और गुरु इसकी अंटी में बड़ा माल है, चेले हमें इसका पूरा ख्याल है। और फिर गुरु और चेला दोनों पहुँचे ठेंगा प्रसाद के पास। क्यों बेटा तू यहाँ मज़े से घूम रहा है, वहाँ तेरी मम्मी घर घर रोकर हल्लान हुई जा रही है। अब ये आंखें फोड़े हमें देख रहे हो भैया, घर से निकले थे स्नान के लिए। अगर लगता है तुम चल्लू भर पानी में नहीं मिला तुम्हें, ओए तुम दोनों तो पूरे छटे हुए लगते हो, तरकीब से काम लेना पड़ेगा। अरे अब खड़ा क्यों है, जल्दी ही दूर ही नदी है, चल मार गोता और वापस घर चल। तेरी मम्मी ने तेरे लिए ही तो कद्दू की खीर बनाई है और चबाक। मगर दोनों यह न देख सके कि सेठ ठेंगा प्रसाद अपनी अंटी में स्वर्ण मुद्राएं की बड़ी सफाई से अपनी मुट्ठी में दबा ली। चलो अब सारा ताम झाम बटोर और भाग लेना चाहिए, ठीक कहते हो गुरु। मगर गुरु चेले को भाग न सके, क्योंकि तभी पानी से सिर बाहर निकला और ठेंगा प्रसाद जोर से चिल्लाया, अरे मामू नदी में खजाना है, यह देखो स्वर्ण मुद्राएं, कई हजार स्वर्ण मुद्राएं होंगी। तुम लोग मेरा सामान लेकर घर पहुँचो, मैं यह स्वर्ण मुद्राएं निकाल कर ही चलूँगा। गुरु चेले को देखा, चेला गुरु को स्वर्ण मुद्राएं, और दोनों कपड़े उतारे कूद पड़े तालाब में। और इस कछुए के हाथ में एक स्वर्ण मुद्रा भी नहीं लगने देंगे गुरु। ठीक कहा चेले, टेंट बात पकड़ इसे तालाब में ही डुबो देना। और स्वर्ण मुद्राएं के तलाश में गुरु और चेला तालाब की गहराई तक डुबकी लगाते चले गए, किंतु न तो उन्हें कोई स्वर्ण मुद्रा आता ही न ठेंगा प्रसाद। काफ़ी देर तक तालाब में झक मारने के बाद जब गुरु और चेला थका कर तालाब के बाहर निकले, आए हमारे कपड़े गायब हैं, और गुरु वह लड़का भी गायब है, कपड़े भी किनारे पर नहीं है। ठेंगा प्रसाद ने सचमुच ठेंगा दिखा गया था, और वह रेत पर लिखा के आए, मेरा नाम गुरु घंटाल है, बोलो बच्चों क्या हाल है। और उधर पेड़ की झुंड में ठेंगा प्रसाद अपने गधे को रंग लिया काला, और अपना रूप बदल कर गधे के साथ लेकर चल पड़ा वापस ठगनगरी की ओर। वो ठगनगरी में प्रवेश करते ही अचानक यह किसी के रोने की आवाज़ सुनकर ठगराज प्रसाद ठिनक गया। आवाज़ एक बुढ़िया के रोने की थी, जो सिर पर हाथ धरकर चबूतरे में बैठी रो रही थी। क्या हुआ दादी माँ, तुम क्यों रो रही हो? बेटा, इधर बैठे बैठे एक ठग ने गप्पे मारकर मेरी 500 स्वर्ण मुद्राएं का थैला ठग लिया। अच्छा माँ, अभी उसे तुम्हारी थैली को वापस दिलाता हूँ, माँ तुम यहीं रहना। वो ठेंगा प्रसाद अभी कुछ दूर ही गप सुनकर ठेंगा प्रसाद कुछ दूर बैठे गप सुना कर लोगों को ठग रहे दुर्त के निकट पहुंचा। अरे यह दुर्तराज सीधी सादी बुढ़िया को ठगता है, शर्म नहीं आती? चल वापस कर बुढ़िया की थैली। हे थैली तो मैं वापस कर दूंगा, मगर भैया टेढ़ भैया, अगर तनिक ज़्यादा चालाक हो तो कोई उपाय, कोई गप सुनाकर मुझे ठग
लो, बस एक शर्त है तो हमारी। कैसी शर्त? शर्त ये है कि हम कहेंगे कि एक गप अगर तुमने उसे झूठा बताया तो तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। अगर तुम एक ऐसी गप कहोगे जिसे सच लगे, अगर हमने उसे झूठा बोला तो हम तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। पहले आप ही कहिए जरा अपनी गप। हैं, बड़ा धूर्त है, परंतु मैं भी ठगों का बाप हूँ। और गप्पी ठग ने अपनी गप सुनाई। हमारे परदादा के दादा के पास एक बहुत बड़ी तलवार थी। उस तलवार को 50 लोग मिलकर उठाते थे। एक दिन पृथ्वी पर राक्षस ने आक्रमण किया और उसकी मार काट से जनता में त्राई त्राई करती हुई दादा के पास आई, हमें बचाओ, वो राक्षस हमें मार डालेगा। हमारे दादा ने उस राक्षसों का सफाया करने के लिए वह तलवार उठाई और हुंकार मारी। आकाश में बिजलियां कड़कने लगी। हा हा हा, मैं इन राक्षसों का सफाया करके रहूँगा। और हमारे दादा ने तलवार का एक ही वार में राक्षसों की पूरी सेना को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। और तुम्हारा अंत आ गया जालिमो, आहमरा। अपनी गप खत्म कर कर महान गप्पी ने पूछा, कहिए श्रीमान, हमारा कहा तनिक झूठा है, झूठा तो नहीं लगा? ही पिताजी, आप तो गप बहुत अच्छी है। ही पिताजी, आपकी गप बहुत अच्छी है। ठेगा प्रसाद जानता था कि झूठ कहते ही ठग उससे 500 सिक्के ले लेगा, तो बोला, नहीं नहीं महाराज, यह सत्य है। नहीं नहीं महाराज, यह सत्य है। पहले शायद ऐसे ही लोग होते थे। अब तुम मुझसे सुनो भैया, मेरा विवाह बचपन में ही कर दिया गया था। मेरी पत्नी खेत पर जाने से डरती थी। एक दिन मैंने उसे एक पोटली में बांधा और सिर पर लादा और चल पड़ा। और तभी एक चील ने झपटा मारा, वह पोटली को लेकर उड़ गई और मेरी बीवी बचाओ बचाओ। ठेंगा प्रसाद रोने का मुंह बनाकर बोला। और उस दिन के बाद आज तक अपनी बीवी नहीं मिली, परंतु अभी अभी मुझे अपनी पत्नी मिल गई है। कहाँ है वह? ठेंगा प्रसाद ने उसकी बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रही मेरी बीवी। बोलो, क्या तुम? यह झूठ है। वो फंस गया मैं। अगर झूठ है तो बताओ 1000 मुद्राएं, और सच है तो मेरी बीवी मुझे दो। तुरंत ही बूढ़ू गप्पी धुतराज बुरी तरह फंस गया। ओह, यह तो मुझसे भी बड़ा ठग निकला। हाय रे, मेरे ही जाल में मुझे फंसा दिया। 1000 देकर जान छुटाऊँ, वरना बेटी के हाथ से दूंगा। और हार कर गप्पी ठग 1000 मुद्राएं देकर अपनी जान छुटाई। ले भाई, यह ले बुढ़िया की 500 मुद्राएं और थैली, यह 500 और ये 500 एक। और अब मेरा पीछा छोड़, आगे से गरीबों को मत सताना, वरना और बुरा हाल कर दूंगा। और ठेगा राम बुढ़िया को लाकर सारी रकम सौंपी। ले दादी माँ, 500 आपकी, 500 आपको और यह 500 मेरी तरफ से। अब मैं चलता हूँ, जुग जुगू में जिए मेरा बेटा। और उधर जिस समय दोनों ठगों ने अपनी शिकायत ठगराज से, उस समय ठेंगा प्रसाद खत्म छू वेश में दरबार में ही था। हद हो गई, लानत है तुम पर। तुम दोनों इतने बड़े ठग होकर भी ठगे गए, शर्म की बात है। और आप भी उस ठग से चक्कर में आ गए नगर सेठ। अरे लल्लू पंजू, लंथुन लोगों द्वारा खुद ठगाए तो
आप कब नगर सेठ कहलाएंगे लायक है आप पर कोतवाल को हाजिर किया जाए। और सैनिकों ने तुरंत कोतवाल को हाजिर किया। हजूर सेवक सम्राट की खिदमत में हाजिर है, हुक्म कीजिए। कोतवाल डरपोक सिंह, तुम आज्ञा दी जाती है सिर दी, गुरु घंटाल को हमारे दरबार में पकड़ कर लाओ। कोतवाल डरपोक सिंह छाती फुलाकर बोला, महाराज, कल ही मैं आपके मैं उस नालायक ठग का मुंह काला करके गधे पर उल्टा बैठाकर हाजिर कर दूंगा। आप आज्ञा नहीं। कोतवाल के जाने के बाद गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद वहाँ से खिसक गया। इस कोतवाल का वैसा ही हाल करूँगा जैसा इसने मेरे बारे में कहा है। और दूसरे दिन कोतवाल डरपोक सिंह एक हाथ में कालिक का डब्बा, दूसरे हाथ में गधे की रस्सी पकड़ लिए और गुरु घंटाल गूंग को ढूंढते निकल पड़ा। तभी सामने एक औरत आई। कोतवाल जी, यह गधा किस लिए घूम रही हो? मैं तो ठग गुरु घंटाल को ढूंढ रहा हूँ। उसको पकड़कर इसका मुंह काला करके गधे पर उल्टा बिठाकर राज दरबार में ले जाऊंगा, परंतु वो पता नहीं कहाँ छिप गया है। लेकिन तुम कौन हैरी? मैं हूँ नाचने वाली चंपा बाई। तनिक हमका भी ठुमका लगा कर दिखाई दो। नहीं, पहले तुम अपना वही हाल करके दिखाओ जो तुम गुरु घंटाल का करोगे, तब हम खुश होके नाच गाना दिखाई भी। लेकिन हाँ अच्छा ठीक है। और कोतवाल ने चंपाबाई का नाच देखने के लिए इतना बेचैन हो गया कि वह कुछ भी करने को लिए तैयार था। लो देख लो, घूंघट का मुख कपड़े काले करूँगा और उसे इस गधे पर तनिक उल्टे बैठते दिखाओ। और कोतवाल के कहे अनुसार वो गधे पर उल्टा बैठ गया और अचानक, ये क्या करती हो चंपाबाई? गधा बिदक जाएगा। चंपाबाई हो गई चंपत, और हम हैं गुरु घंटाल। मेरे लाल कोतवाल डरपोक सिंह। और गुरु घंटाल का नाम सुनते ही कोतवाल के होंठ उड़ गए। गुरु घंटाल? और हाँ, जाकर अपने राजा का कह देना गुरु घंटाल भी तुम्हारा हाल वही किया, महाराज बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे। और सीधा दरबार में घुसता चला गया। अरे रुक जाओ गधे भाई, अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। और देखते ही राजा ठगराज का पारा 7वें आसान पर चढ़ गया। कोतवाल साहब, यह क्या हाल बना रखा है? दरबार में कोई पागल खाना नहीं। हाँ, वो ठगराज शिरोमणि गुरु घंटाल आज पकड़ कर ला रहे थे। कोतवाल रुआसा होकर बोला, महाराज, मेरा हाल उसी कमबख्त गुरु घंटाल ने किया है। वह राजमहल के पास है। बू खामोश दरबारी और गुरु घंटाल को आखिर है क्या भला, जो आंधी की तरह आता है और अपना काम तूफान की तरह करके चला जाता है? सेनापति पुरोहित कहाँ है? सब के सब। तो तीनों ने एक साथ अपना सिर झुकाया। हुक्म महाराज, कान खोल कर सुन लो। कल वो दरबार में गुरु घंटाल का हर हाल हमारे सम्मुख को पेश होना चाहिए, वरना तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। जाओ। और अब जब तुम लोगों की बुद्धि का इम्तिहान है, समझे। और किस्मत के हमारे तीनों चल पड़े राजज्ञा का पालन करने के लिए। और उन तीनों के साथ ही वहाँ ठेंगा प्रसाद,
सोच रहा था, ये तीनों को ऐसा नाच नचाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखें। और शाम हुई तो ठग गुरु घंटाल ने पकड़ने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, किसी तरह इस ठग को पकड़वा देना, वरना महाराज क्रोधित होकर न जाने क्या सजा दे डाले। और मंत्री पूजा कर रहे थे, जो ही मोड़ा ठेंगा प्रसाद किसान का वेश वे उनके पास आया। अरे मंत्री, आप किस ठग को पकड़ने की प्रार्थना कर रही हैं? अरे वही ठग गुरु घंटाल को ही पूरे राजनगरी में बड़ा उत्पात मचा रखा है। अरे वो ठग महामंत्री जी, वो ठग तो चंपक पुल पर चंपक पुल के पास आता है, वहीं जाकर इंतज़ार करो। मैं वह जगह बताता हूँ जहाँ उस जगह 2 बार ठगा है। चलो बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारा मंत्री क्या जानता था, जिसके साथ चल रहा है वही गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद है। और दोनों उस पुल के पास पहुँचे। मंत्री जी वह रात को आता है और दिन में ठगी करके लौट जाता है, लेकिन उसे पकड़ोगे कैसे पकड़ूंगा, यह भी कोई पूछने की बात है। अगर हाथ आ जाए तो इस तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किंतु महामंत्री जी, वह घोड़े पर सवार होकर आता है। हो सकता है आपकी वेश देखकर दूर से ही वापस लौट जाए, इसलिए अच्छा होगा आप वेश बदल दें। हाँ, बात तो ठीक कर है, मगर वेश कैसा धरूँ? ओह, औरत का ठीक रहेगा, आपको देखते ही सचमुच और समझ बैठेगा, और वह आपको अपने अड्डे पर ले जाएगा। और सुबह होते ही आप उसे पकड़ लेना। ठीक है, औरत के कपड़े उसकी चिंता मत करो, यह लो, अपनी पत्नी के लिए ले जा रहा था, आपके काम आएंगे। काम निकल कर लौटा देना। कुछ देर बाद मंत्री जी पुल के नीचे स्त्री का वेश बनाए बैठा था। अब सही है, इस घूंघट को काढ़े बैठे रहना, सुबह होने से पहले मत बोलना, वरना वह आपको ख़त्म कर देगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, जाओ बेटा, तो राम तुम्हारा भला करे। वहाँ से पलटा ठेंगा प्रसाद सीधा सेनापति के पास पहुँचा। सेनापति जी, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? गुरु घंटाल को नहीं पकड़ना क्या? गुरु घंटाल कहाँ दिखा तूने उसे? वह ठग गन्ना बेस चंपक पुल के पास बैठा है, किसी को ठगने के ताक में है। 2 बार ऐसे ही उसने चंपक पुल पर ही ठगा था। बड़ा चालाक है, आते जाते वो दबोच लेना, वरना काबू में नहीं आएगा। हाँ, सुबह होने से पहले कोई बात न करना, वरना बातों में उल्लू बनाकर छूट जाएगा। मैं समझ गया। ऐसा एक बार उसे पकड़ लूँ, फिर कैद में डाल दूंगा। सेनापति ने घोड़ा पंचपुल की तरफ दौड़ाया। गुरु घंटाल को पकड़ लूँ तो महाराज को मुँह मंगाना मिल जाएगा। और पंचपुल के पास बैठे औरत को देखा। बच्चू अपना शिकार की ताक में बैठा है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। और वह घोड़े की टापों की आवाज़ सुनकर जनाना वेश में बैठी मंत्री समझ गया। घोड़े की टाप पास आती जा रही है। गुरु घंटाल आ गया और घोड़े पर चढ़े सेनापति ने उसे जकड़ लिया। हाँ, फंस गया मैं, पकड़ लिया मैं। और घूंघट के कारण मंत्री जी यह नहीं देख पाए कौन ले जा रहा है, और इस ठग को नहीं मालूम कि यह किसे ले जा रहा है। और सेनापति उसे कैद खाने में डाल दिया। अब सारी जिंदगी यहीं कटेगी गुरु घंटाल। मुझे सुबह से पहले अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, वरना असलियत जान जाएगा। और सुबह जब रात पुरोहित
स्नान ध्यान करने निर्वृत्त होकर मंदिर जा रहे थे तो तब सीढ़ियों पर दिखाई आंसू बहाता एक ठेंगा प्रसाद। अरे क्या क्यों रो रहे बेटा? मैं पापी हूँ पंडित जी, मैंने बहुत पाप किए हैं, लोगों को ठगा है। ठग शिरोमणि गुरु घंटाल गुरु कहाँ है? शिरोमणि गुरु घंटाल आज आज अपने शिकार के लिए निकला था कि मंदिर में नज़र पड़ गई। तब से वह ऐसे ही तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देवताओं धिक्कार रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मैं पापी हूँ। मुझे पकड़ दीजिए पंडित जी, आप चलिए बांध कर मुझे महाराज के पास। ज़रूर 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 बांधने के लिए रस्सी कहाँ है? मैं इसे पकड़ कर ले जाऊंगा और जो महाराज मुझे इनामों की लाभ देंगे। और मुकद्दर पाया मैंने बिना मेहनत के गुरु घंटाल हाथ लग गया। रस्सी नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी? धोती से बांध दीजिए पंडित जी। लपेटो लपेटो पहन ही लंगोट तो पहन ही रखा होगा आपने, सो तो पहन रखा है, तो फिर पहले तो इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए, मुझे बांध कर महाराज के पास ले चलिए। और पुरोहित ने ठेंगा प्रसाद को बांध दिया। प्रसन्नचित्त तो वो दरबार की ओर चलने लगा। आज महाराज का इनाम मालामाल कर देंगे। और आज पुरोहित जी खुशी अभी निकाल दूंगा। वो चलते चलते ठेंगा प्रसाद ने खुद को खोलकर अपनी जगह गधे को बांध दिया। हाँ, इस पुरोहित को दरबार में बेइज्जती होगी। मैं अच्छी जगह जानता हूँ। और राजपुरोहित पीछे देखे बिना ही सीधा राज दरबार में पहुंचा। महाराज, मैं ठग गुरु घंटाल को पकड़ लाया हूँ। कहाँ है वह ठग? आगे से हटो, हम भी देखें गुरु घंटाल को। और गुरु घंटाल की जगह गधे को देखते ही राजा क्रोध से चीख पड़ा। पुरोहित जी, तुम एक गधे को दरबार में लाकर राज दरबार की बेइज्जती की, इसलिए तुम्हारा अयोध्या खत्म। गधा कहाँ है गधा? ओह! पुरोहित जी पीछे मुड़कर देखा तो उसे होश उड़ गए। आई, मैं स्वयं अपने हाथों ठग गया, गुरु घंटाल को बांधा, फिर ये गधा कैसे बन गया? पुरोहित जी ने तभी सेनापति ने प्रवेश किया। पुरोहित जी, बुढ़ापे में आपकी बुद्धि सिटिया गई है, तभी तो आपने गधे को गुरु घंटाल समझ कर लिया है। असली गुरु घंटाल तो जनाना वेश में मेरी कैद में पड़ा है, अब रात को ही पकड़ा उसे। अच्छा तो चलो, चलकर समय देखते हैं। और राजा राजपुरोहित और सेनापति तीनों कैद खाने में पहुंचे। अरे ओ गुरु घंटाल, तुम हो क्या? हो गया नाटक, अब जरा देखो, महाराज तुमसे मिलने आए हैं। क्या? राजा का नाम सुनते ही महामंत्री एकदम से चौंक कर घूंघट उठा लिया। आई मंत्री जी, आप? ओह, ठग गुरु कहाँ है? ले आया या मुझे यहाँ आया था। महामंत्री जी, आप यह जनाना वेश में क्यों बैठी हैं? मुझे आपको गुरु घंटाल ही समझ रहा था, और मैं आप ही लाए न मुझे यहाँ कैद खाने में। और वे तीनों के साथ घटित घटना बताई। तुम तीनों मूर्ख हो, वह ठग तुम्हें उल्लू बना गया, अब तुम उसकी बातों में फंसते चले गए, बेवकूफ़ कहेंगे। महाराज, सच में गुरु घंटाल बहुत चतुर है। महामंत्री जी ठीक कह रहे हैं महाराज। ठीक है, मैं स्वयं देखूंगा उसे, सारी चतुराई धरी रह जाएगी उसकी। मैं आज ही ठग को पकड़ कर दम लूँगा। कमबख्त मुनादी सुनकर मेरा राजपाट हथियाने के चक्कर में न हो। और उधर ठेंगा प्रसाद यदि गुरु घंटाल ने भी ठान रखी थी कि मुझे आज किसी तरह अपने पिताजी के चक्कर में डालकर उन्हें
मेरी अकल का दोहा मनवाना पड़ेगा। और शाम होते होते ठेंगा प्रसाद नदी पर पहुंचा। पिताजी को मानना पड़ेगा कि मैं नालायक नहीं हूँ, बस अब ज़रा अपनी पूरी तैयारी कर लूँ। और रात हुई। राजा राजसी वस्त्र धारण किए गुरु घंटाल की तलाश में निकल पड़ी। एक बार मुझे दिख जाए गुरु घंटाल तो फिर तो उसका पताल तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। घूमते घूमते राजा नदी पर पहुंचा। वहां उसे एक दूसरा बूढ़े व्यक्ति को रोते पाया। हाय रे मेरी मदद करो, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। हाय, यह बूढ़ा व्यक्ति जोर जोर से क्यों रो रहा है? राजा ने बूढ़े व्यक्ति के पास पूछा, क्या बात है बाबा, तुम इतनी विपदा में कैसे सुनाई मुझे विपदा मुझे सुनाइए, मैं यहाँ का राजा आपकी हर संभव सहायता करूँगा। बुढ़ापा बूढ़ा नदी किनारे ले गया। महाराज वे देखिए, माँ धूर्त गुरु घंटाल ने मेरे 1000 सोने की सिक्के की नदी थैली छीन नदी में भाग रहा है। क्या गुरु घंटाल? अरे इसी की तो मुझे तलाश थी। वो राजा ने अपने आभूषण उतार दिए, बूढ़े को थमा दिए। लो बाबा, जरा मेरे कपड़े संभालो, मैं अभी बदमाश गुरु घंटाल को। और दूसरे ही पल राजा नदी में कूद गया। बूढ़ोदर बूढ़े ने अपना रूप बदला और राजा का रूप धारण कर लिया। बूढ़ा कोई और नहीं, गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद ही था। हाँ, बन गया पिताजी भी बेवकूफ़। अब मैं जल्दी से राजसी वस्त्र पहनकर राजमहल में चलूँ और पिताजी के लिए यहाँ भिखारी की पोशाक छोड़ दूँ। और फिर अपने पिता के ठगराज का रूप धरकर वह उसी के घोड़े पर सवार होकर ठेंगा प्रसाद महल की ओर चल दिया। जब पिताजी मुझे नालायक नहीं कह सकेंगे। और रात को ठेंगा प्रसाद ने अपने पिता के रूप में दूसरे को अंधेरे में पहरेदारों को भी उसे नहीं पहचान पाए। सभी पहरेदार उसे राजा ठेंगा प्रसाद ही समझ रहे थे। अपने पिताजी के शयन कक्ष में पहुंचकर ठेंगा प्रसाद ने अपनी म्यान से तलवार और पिताजी की तलवार निकाली और फिर ऊपरी हिस्से को उसकी म्यान में डाल दिया। अपने पिता के शयन कक्ष में पहुंचकर ठेंगा प्रसाद ने अपनी म्यान से पिताजी की तलवार निकाली और कड़ाक और ऊपरी हिस्सा अपनी म्यान में डाल दिया। नीचे नोकीला हिस्सा फेंक दिया पिताजी के पलंग पर और दीवार पर लिख दिया गुरु घंटाल। और फिर गया अपनी प्यारी माँ महारानी लक्ष्मीबाई के पास। अरे आप नहीं कहे, तू कहे माँ, मैं तेरा लाडला सपूत ठेंगा प्रसाद। और राजा ठेंगा प्रसाद काफ़ी देर तक तैरने के बाद आदमी का सिर जैसी लगने वाली चीज़ के निकट पहुंचा। अरे धोखा, यह क्या? ओह, अब समझा, वही बूढ़ा गुरु घंटाल था, मुझे उल्लू बना दिया। कमबख्त। और क्रोध व शर्मिंदगी से लज्जाया हुआ राजा नदी किनारे पहुंचाए। मेरे कपड़े गायब हैं। अब तो बिना कपड़े ही राजमहल वापस लौटना पड़ेगा, क्या करूं? और राजा ने एक तरफ भिखारी के कपड़े दिखाई पड़े, उन्हें ही पहनकर किसी तरह छिपते छपाते भिखारी के रूप में राजमहल में फाटक पर पहुंचा। रुको रुको रुको, इधर कहाँ जा रहे हो? अरे भीख नहीं मिलेगी, सुबह। खामोश बेवकूफ़, हम तुम्हारे राजा ठेंगा प्रसाद हैं। क्या बेवकूफ़ बना रहा है? ठगना चाहता है? बताओ कौन हो तुम? हमारे महाराज तो अभी भी अंदर गए हैं। हो धड़क सिंह, मुझे तो यह कोई पागल लगता है क्या? पागल नहीं, मुझे तो यह कोई पहुंचा हुआ दुर्त। ओए कोई यह गुरु घंटाल तो नहीं? क्यों क्या बकते हो मूर्ख को? मैं
महाराज राजा ठग राज हूँ, ठग राज हूँ। धड़क सिंह, छोड़ना नहीं, आज इसे गुरु घंटाल का घंटा हमने बजाना ही है। और बेफिक्र हो रहे खड़क सिंह ने अपनी हड्डियाँ न खड़काई तो मेरा नाम भी खड़क सिंह नहीं। और शोर सुनकर राजमहल में अन्य पहरेदारों के अलावा महामंत्री, सेनापति, महारानी भी महल की फाटक पर आ गई। मारो मारो, छोड़ो मत, किसे पकड़ लिया है? अचानक यह क्या हो रहा है? कैसा हंगामा होता रखा है? महारानी महारानी ठग महारानी ठग महारानी ठगरानी की कड़क आवाज़ सुनते ही धाकड़ सिंह का दिल धड़क उठा। कड़क सिंह का दिमाग चकरा गया और सभी पहरेदारों जैसे सांप सूंघ गई। बहुत हिम्मत करके वो पहरेदार ने कड़क सिंह ने दिल बोले, वो तो हम महारानी जी, हमने पकड़ लिया। किसे पकड़ लिया? उसे ही, ठग शिरोमणि गुरु घंटाल को। क्या बकते हो? यहाँ कैसे आ सकता है? और तब उत्सुकता महारानी ठगराज ने आगे बढ़कर पहरेदारों द्वारा पकड़े गए व्यक्ति का चेहरा दिखा। अरे महाराज! रोते गिड़गिड़ाते क्षमा मांगते पहरेदारों जब ठगराज की बताया कि उनसे पहले ही उनकी रूप में घोड़े पर राजमहल में आ चुका है हूँ, तो इसका मतलब गुरु घंटाल हमें बेवकूफ़ बना दिया और राजमहल में ही है। जरूर वह हमारे शयन कक्ष में होगा। और राजा ठगराज ने महारानी ठगरानी के साथ अपने शयन कक्ष में पहुँचा। आए फिर भाग गया बदमाश, मगर अब हम इस राज्य के राजा कहलाने के अधिकार नहीं रहे। कल ही हम उसे समाधान देंगे और घोषणा करेंगे, राजपाट उसके हवाले कर देंगे। और अगले दिन ठगनगरी में डम 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 डम, सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। राजा का ऐलान, गुरु घंटाल नाम का जो भी व्यक्ति गुरु घंटाल बनकर मंत्री, कोतवाल, सेनापति को ही नहीं, महाराज ठगराज को भी बेवकूफ़ बना गया है, उसे महाराज समाधान देते हैं और गुरु घंटाल को ठगनगरी का राज्य उत्तराधिकारी मानते हैं। गुरु घंटाल जहाँ कहीं भी और राज दरबार में पहुँचे और ठीक उसी दिन राज दरबार में हम महाराज ठगराज स्वयं ये घोषणा करते हैं, गुरु घंटाल यदि राज दरबार में किसी रूप में है तो हमारे सामने प्रस्तुत हो, हम उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। और तभी सिंहासन के पीछे से निकलकर सामने आया ठेंगा प्रसाद और पिताजी के पांव छूने हुए बोला, गुरु घंटाल हाजिर है महाराज। क्या तुम ठेंगा प्रसाद, तुम गुरु घंटाल हो? जी पिताजी। क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास गुरु घंटाल? पहला सबूत तो महाराज राजमुकुट, दूसरा सबूत आपकी राशि पोशाक, तीसरा सबूत आपकी टूटी हुई तलवार का ऊपरा हिस्सा। और कहते कहते मैंने मंत्री जी, सेनापति और नगर सेठ, कोतवाल, पुरोहित जी जिन जिन रूपों में ठगा वे रूप धरकर दिखाऊं। बस मुझे तुम पर यकीन हो गया है, तुम मेरे लाल हो। यह देखकर खुशी हो रही है कि तुम अव्वल दर्जे के बेहतरीन ठग हो। और फिर ठग शिरोमणि गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक किया गया और ठेंगा प्रसाद ने अपने पिता के समक्ष सिद्ध कर दिया कि वह बेवकूफ़, निकम्मा, नालायक नहीं है। अतः वह राजपाट सौंपने के बाद महारानी जिंदगी भर कुकर्म किए हैं, अब कुछ समय तीर्थ यात्रा कर ली जाए। तीर्थ यात्रा, कुकर्म और के पाप थोड़ी धुल जाएंगे महाराज? फिर भी चलिए, मन को शांति मिल जाएगी। और एक दिन राजा रानी ठग रानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। और ठग शिरोमणि गुरु घंटाल ठेंगा प्रसाद तो शुरू से ही ठगी से परहेज और दिलचस्पी नहीं रखता था। अतः वह राजा बनते ही एक दिन, अब हमारे राज्य में कोई चोरी चकारी और ठगी द्वारा धन एकत्रित करने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लोगों के लिए
हुक्म है। मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी व्यापारी आदि द्वारा अपना परिवार से धन के लिए धन अर्जित करेंगे। समाप्त दोस्तों।